हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक जो हम कर रहे थे चैप्टर रिटायरमेंट उसको आगे बढ़ाएंगे। और जो एक टॉपिक है आपका रिटायरमेंट के अंदर, और वो था एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। उससे पहले आप जब क्वेश्चंस करोगे तो आपके सामने जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी हम उसको आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे बेटा। तो सारी प्रॉब्लम्स आज हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो देखिए, आप जब ये क्वेश्चंस करोगे एडजस्टमेंट से पहले के, तो आपको किस किस टॉपिक में प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो आज हम यहाँ स्टार्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आएगा आपका, और वो एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल का रहेगा। तो इस बुक के अंदर वो क्वेश्चन नंबर 27 है। आपकी बुक में हो सकता है वो आगे पीछे कोई भी क्वेश्चन हो। तो चलिए, कैसे है, क्या है क्वेश्चन, वो हम अभी देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन है। आपको याद होगा एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल हम किस रेशियो में किया करते सर? गेनिंग एंड सैक्रिफाइस में। एंट्री क्या किया करते सर? गेनिंग टू सैक्रिफाइस। बिल्कुल आज वही तरीका रहेगा। पार्टनर जिस रेशियो में गुडविल का पैसा पे करते हैं वो गेनिंग शेयर होता है, और किसको मिलता है? जो सैक्रिफाइस करता है उसको मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर हमने ये लिखा हुआ है ए डेबिट बी कैपिटल डेबिट टू सी, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ जो ए है वो गेन कर रहा है। वो क्या कर रहा है? गेन। बी क्या कर रहा है? गेन। और सी जो क्रेडिट है वो क्या कर रहा होगा? सैक्रिफाइस। और इससे भी बड़ी बात एक और क्या रहेगी, मान लेते हैं ए डेबिट है 10,000 से, बी डेबिट है 15,000 से, और सी क्रेडिट है दोनों का टोटल 25,000 से। तो बेटा ए और बी ने सी को गुडविल किस रेशियो में दी? सर ये तो हमें पता ही है, गेनिंग रेशियो में दी। बिल्कुल गेनिंग रेशियो में दी। तो बेटा, तो अगर आपसे कोई पूछे कि ए और बी का गेनिंग रेशियो बताओ, क्या आप फाइंड आउट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो बेटा। यस सर, कर सकते हो ना। तो सर जिस रेशियो में जितने रुपए ये दोनों पे कर रहे हैं सर, हम उसका रेशियो बना देंगे। बिल्कुल सही है, इसका रेशियो बना दो आप। 10,000 और 15,000 का रेशियो बनेगा 2:3। इट मीन ये इनका गेनिंग रेशियो होगा बेटा। गुडविल की अमाउंट जो वो पे कर रहे हैं वो, वहाँ से आप इनका गेनिंग रेशियो पता कर सकते हो। तो आपने लास्ट जो भी क्वेश्चंस किए, किसी भी क्वेश्चन की एंट्री उठा लेना जहाँ पर पार्टनर्स गेन कर रहे हैं और उसका रेशियो बना के देख लेना, वही बनेगा जो आपका गेनिंग शेयर आया होगा। दोबारा सुन लो बेटा, पार्टनर्स गुडविल देते हैं गेनिंग रेशियो के अंदर। तो जो भी गेनिंग रेशियो होगा, देखिए वैसे हम मान लेते हैं, एक और एग्जांपल से करते हैं कि ए और बी पार्टनर्स हैं और उनका गेनिंग रेशियो है सी के जाने के बाद 3:2, और सी को गुडविल मिलनी है, मान लेते हैं 50,000। तो सी सैक्रिफाइस करेगा, ए और बी इसको गुडविल देंगे क्योंकि वो गेन कर रहे हैं बेटा। तो क्या है उनका गेनिंग रेशियो? 3:2। अब बेटा यहाँ आप देखोगे 50,000 में से कितना ए देगा सर? 30,000। कितना बी देगा सर? 20,000। तो अगर आप इस अमाउंट का भी रेशियो बनाओगे तो यही बनेगा, सेम। कट करो। तो अगर हम 30,000 का और 20,000 का रेशियो बनाते हैं तो वो रेशियो भी क्या बन रहा है? 3:2। यानी गेनिंग रेशियो जो होता है वही आता है जो इस रुपए से बनेगा। तो जितना जितना रुपया वो दे रहे होंगे वो गेनिंग रेशियो में देते हैं बेटा। बात ये समझने वाली थी। तो इस क्वेश्चन के जो अभी हम करेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर आपको गेनिंग रेशियो तो नहीं दे रखा, लेकिन रुपए दिए हुए हैं कि ए कितना देगा, बी कितना देगा। तो वहाँ से हम गेनिंग शेयर निकाल सकते हैं इजीली। तो चलिए
तो अब हम हमारे क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। हमारा क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, वो कहता है, क्या कहता है देखिए, ABC पार्टनर है, ABC उनका जो रेशियो गिवन है 4:3:1 उनका रेशियो गिवन है, और B रिटायर हो जाता है फर्म से, ये B रिटायर हो गया। B का शेयर कितना है सर 3/8, B का शेयर है 3/8। चलिए आगे देखिए, B ने अपना शेयर सेल कर दिया टू A एंड C, तो B ने अपना हिस्सा किसको बेच दिया, सेल कर दिया A और B को। कितने में बेच दिया, टोटल अमाउंट, टोटल रुपया ये लेगा 8100 रुपीज़ ये लेगा, किससे लेगा, A और B से। लेकिन इसमें 81 में से 3600 तो लेना है A से, और C से लेना है, C से लेना है 40, यानी कि वो अपना शेयर किसको बेच रहा है, A एंड C को बेच रहा है। टोटल शेयर हम उसको देंगे 81, ये गुडविल का पैसा है। शेयर बेचने का मतलब ये होता है कि वो छोड़ के जाएगा, उसका शेयर कौन टेक ओवर कर लेगा, ओल्ड पार्टनर या रिमेनिंग पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर एक तरह से वो शेयर खरीद रहे हैं, ये बेच रहा है वो खरीद रहे हैं, ये बेच रहा है वो खरीद रहे हैं, और खरीदने के बदले में पैसा दे रहा है। A कितना पैसा देगा 36, C कितना पैसा देगा 4500 रुपीज़। अब आपको पता है बेटा, अगर उसको ये गुडविल मिल रही है 81 की, तो 3645 ये दे रहे हैं। ये किस रेशियो में देते हैं सर, ये तो गेनिंग रेशियो में देते हैं। तो गेनिंग रेशियो हम बना सकते हैं 36 और 45 का, क्या बनेगा 4:5, 9 से कट कर दो। तो इसका मतलब बेटा ये हुआ कि A और C गेन कर रहे हैं 4:5 के अंदर। किसका शेयर ये ले रहे हैं 4:5 में, जाने वाले पार्टनर्स का, जो कि कौन है C। तो C के शेयर को टेकन कर लिया गया B के शेयर को टेकन ओवर कर लिया गया किसके द्वारा, A और C के द्वारा। किस रेशियो में, रेशियो आएगा 4:5। पता कैसे लगा, रुपए से पता लग गया आपको। जितना जितना रुपया वो गुडविल का दे रहे हैं, उतना उसी रुपए का आप बना दोगे रेशियो, क्योंकि रुपया दिया जाता है गेनिंग रेशियो के अंदर। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पर न्यू रेशियो निकालने का है, गुडविल की एडजस्टमेंट का नहीं है। गुडविल की एडजस्टमेंट का आंसर तो इसने आपको दे ही रखा है क्वेश्चन के अंदर। तो अगर आप एंट्री बनाओगे तो एंट्री बनेगी A इज कैपिटल डेबिट, B इज कैपिटल डेबिट, और C मैं B लिख देता हूँ बार बार, B रिटायर हो तो B इज कैपिटल क्रेडिट। तो बेटा इसने दिया 36 गुडविल के लिए, इसने दिया 45, और टोटल मिल गया इसको 81। और ये अमाउंट आपको अच्छे से पता है गेनिंग रेशियो में दी जाती है, गेनिंग पार्टनर्स के द्वारा। तो गेनिंग रेशियो हमने इस अमाउंट का निकाल लिया, जो कि बना 4:1। मीनिंग ये हुआ B का शेयर A और C ने 4:5 में टेक ओवर कर लिया। अब आपने यहाँ पर निकालना है न्यू रेशियो, तो वो कैसे निकालेंगे वो देखिए। ये स्पेशल केस वाला वो बन गया, फंडा बन गया कि रिटायर पार्टनर का शेयर रिमेनिंग पार्टनर्स ने स्पेशल रेशियो में टेक ओवर कर लिया। तो वो क्या रेशियो, वो हमें पता लग गया 4:1। तो लिखोगे क्या, लिखो पहले पता करो A कितना गेन करेगा, A विल गेन, A गेन कितना करेगा, जितना B का शेयर है 3/8 इंटू में कर देना 4/9 इनका टोटल। तो 4/9 पार्ट ले लिया गया A के द्वारा, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 पे कट जाएगा और ये आ जाएगा 3/18। और बेटा C विल गेन, B का जो शेयर था C ने कितना लिया, थोड़ा ज़्यादा लिया है A से, तो वो है 5/9। ठीक है, अब ये कट यहाँ कट हो सकता है, ये
तो ये आ जाएगा 5/24, या कट मत करो सीधा लिख लो, ज़्यादा इजी रहेगा। चलिए कोई बात नहीं, ये लिख दिया हमने। अब ए और बी का शेयर इंक्रीज हो जाएगा, तो ए का न्यू रेशियो क्या आएगा, ए इज न्यू शेयर। जो ए का पहले शेयर था, ए का पहले शेयर था 4/8, प्लस कर देना उसमें 3/ कितना गेन किया, 3/18, ठीक है। तो इसका हम ले लेंगे एलसीएम 72, 9 इंटू में 4 36, और ये 4 पे जाएगा, 4 इंटू में 3, तो ये आ जाएगा 48/72। और ऐसे ही निकालोगे अब सी का न्यू शेयर, तो सी का पहले शेयर कितना था 1/8, इसने गेन कितना किया 5/24, 24 एलसीएम आ जाएगा 3 + 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 + 5 सॉरी 8 बेस इक्वल करना है, दोनों का रेशियो का बेस इक्वल होना चाहिए। तो आप एक बार यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से डिवाइड कर दो, तो 24 में क्या आ जाएगा 72। तो इनका न्यू रेशियो आ जाएगा दोनों का ए एंड सी का, वो है 48/24, यानी कि 2:1 इनका क्या आ जाएगा, न्यू रेशियो आ जाएगा। तो आपको क्या समझ में आया इसमें, आप अमाउंट से भी गेनिंग रेशियो निकाल सकते हो, ऐसा इस क्वेश्चन में लिखा हुआ था, ठीक है। तो जितना रुपया वो दे रहे होंगे उसका रेशियो बना लेना, वो आपका गेनिंग रेशियो ही होगा। और गेनिंग रेशियो को बाद में चल के आप क्या कर देना, कन्वर्ट कर देना उसके न्यू रेशियो के अंदर। गेनिंग पार्ट में जाने वाले पार्टनर्स का शेयर वो डिवाइड कर लेंगे, और उस रेशियो के अंदर आप इसको ठीक कर लोगे बेटा, न्यू रेशियो निकाल लोगे। क्लियर आपको ये बात। चलिए उसके बाद आपको और किन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ सकती है वो भी हम अभी डिस्कस कर लेंगे बेटा। तो मैंने टिक किए हुए हैं जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट होगी, प्रॉब्लम फेस करोगे। आपको पता होगा बेटा एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड क्या होता है, फंड है या एक लाइबिलिटीज़ है। सर वो तो एक लाइबिलिटीज़ है, बिल्कुल बेटा। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड आपके लिए एक लाइबिलिटीज़ होता है, और आप उसको इंक्रीज डिक्रीज को रिवैल्यूएशन के साथ डील करोगे बेटा। क्या किया जाएगा, उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में डील किया जाएगा, उसको पार्टनर्स में डिवाइड नहीं करना आपने। चलिए तो एक क्वेश्चन है आपका 33, उसमें आपको क्या प्रॉब्लम आ सकती है, 2-3 पॉइंट्स ले लेता हूं मैं इसके। इसने बताया, थर्ड पॉइंट है इस क्वेश्चन का, फॉर डाउटफुल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट शुड बी, होना चाहिए आपका प्रोविजन 5% ऑन डेटर। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट शुड ऑल्सो बी मेड ऑन द डेटर्स एंड क्रेडिटर्स एट 3%। तो क्या कहना चाहता है, देखिए बैलेंस शीट के अंदर इस पूरे टॉपिक का ट्रीटमेंट आप क्या किया करते, +1 का टॉपिक था आपका ये, बैलेंस शीट में डेटर के साथ सारी चीज़ें, सारे ट्रांजैक्शन कैसे हुआ करते, जितने भी रुपए के हमारे डेटर्स हुआ करते, सबसे पहले इसके अंदर से आप लेस किया करते बैड डेट्स, ठीक है। रिमेनिंग अमाउंट जो बच जाती थी, ये अमाउंट जो बचती थी, इसमें से आप बनाया करते प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाया करते। ये सीक्वेंस कभी भी चेंज नहीं होता, ये एज इट इज रहता है। कुछ मिसिंग हो सकता है, जैसे बैड डेट्स ना हो क्वेश्चन में तो ये स्किप हो जाएगा, अगला स्टेप इसके बाद यही स्टेप आएगा। इसके बाद जो पैसा रह जाता था हमारे पास, उसके लिए हम क्या किया करते, प्रोविज़न बनाया करते डिस्काउंट के लिए।
तो डिस्काउंट के लिए प्रोविजन थर्ड नंबर पे बना करता, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। जितना प्रोविजन था वो हम घटा देते थे और अमाउंट वाले कॉलम में यहाँ पर रिमेनिंग डेटर का बैलेंस हम शो कर दिया करते। ये ट्रीटमेंट हुआ करता हमारा +1 के अंदर, आज भी वही है। तो अगर हम इस क्वेश्चन में इस फॉर्मेट को अप्लाई करें, देखो क्या रिजल्ट आता है हमारा। हम देखते हैं प्रॉफिट निकलेगा, लॉस निकलेगा। चलिए अभी संभालते हैं इसको। इस क्वेश्चन में इसने कहा कि डेटर्स जो है ना हमारे पास 20,000 के हैं, बैड डेट्स 0 हैं, तो अभी भी डेटर कितने के रहेंगे, 20,000 के ही रहेंगे। इसने कहा कि 400 का प्रोविजन हमने बना रखा है ऑलरेडी, 400 का प्रोविजन ऑलरेडी बनाया हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अब ये कहता है क्वेश्चन की क्या डिमांड है, वो कहता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपका 5% होना चाहिए ऑन डेटर, 5% प्रोविजन। तो डेटर्स हैं कितने हमारे, 20,000 के। 20,000 का जब हम 5% करेंगे बेटा, तो अमाउंट आ रही है 1,000 रुपये। हमारा प्रोविजन 1,000 रुपये होना चाहिए और कितने रुपए का प्रोविजन है, 400 का। तो 400 रुपये का बना हुआ है, कितने का और बनाना पड़ेगा, 600 रुपीज़ का, 600 रुपये का प्रोविजन आपको और बनाना पड़ेगा। एक चीज़ ये आ गई समझ में आपको। देखो 20,000 रुपये के डेटर हैं, प्रोविज़न ऑलरेडी जो बना पड़ा है वो 400 रुपये का, लेकिन रिक्वायरमेंट हमारी है, कहता है कि प्रोविज़न आपका 5% होना चाहिए डेटर का। तो डेटर हमारे 20 के 20 का 5 बनेगा 1,000 रुपीज़, 1,000 रुपीज़ बना तो हमारे पास 400 पड़ा है, 1,000 चाहिए, कितने कम रह गए, 600 रुपये। ये 600 रुपये आप रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में डाल दोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट से इसको चार्ज कर लोगे। एक बात समझ में आ गई। तो अब आपका प्रोविजन 400 की बजाय कितने का बन गया, 1,000 रुपये का बन गया। लेकिन यहाँ आपके जो डेटर रह जाएंगे अब वो 19 के रह जाएंगे। तो जितने रुपए का बैलेंस यहाँ आएगा उस बैलेंस पर क्या बनेगा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर बनेगा। तो इसने प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी बनवाया है हमसे। वो कहता है प्रोविजन बनाओ एक और, आप एक और प्रोविजन फॉर, लेकिन दिस टाइम डिस्काउंट के लिए बनाओ। तो डिस्काउंट का प्रोसीजर ये लिखा हुआ है सामने बेटा। पहले बैड डेट्स लेस करो, इसमें नहीं थे छोड़ दो। फिर आप क्या लेस करो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लेस करो, वो है इसके अंदर 1,000 रुपये का बनाया। उसके बाद जो डेटर बचेगा उसके ऊपर आपने क्या बनाना है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर बनाना है बेटा। तो हमारे पास सारी ट्रांजेक्शन के बाद 19,000 रुपये के बन गए, रह गए हमारे डेटर। तो 19,000 का 3% आपने बनाना है प्रोविजन, जो कि बनेगा 570। तो ये भी आप रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में शो कर दोगे और इसमें से लेस करके दिखाओगे बेटा इसको। तो रह जाएगा 18,000 और 430 का बैलेंस यहाँ रह जाएगा बेटा। ठीक है, तो ऐसे आप इसको बैलेंस शीट के अंदर शो कर दोगे बेटा। ये ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया। ये दोनों चीज़ें आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में आ जाएंगी। यहाँ एक तो प्रोविज़न आएगा डाउटफुल डेट्स के लिए 600 रुपये, एक प्रोविज़न आएगा 570 रुपये का। और इसी क्वेश्चन के अंदर एक बात और लिखी हुई है, और वो क्या लिखता है, प्रोविज़न फॉर क्रेडिटर्स भी बनाना है आपने। प्रोविज़न फॉर क्रेडिटर्स की भी ज़रूरत है आपको। क्रेडिटर्स को हमने पैसा देना होता है, तो उनसे हमें डिस्काउंट मिलने का चांस है। डिस्काउंट हमारे लिए वो इनकम होगा, क्योंकि कम देना पड़ेगा हमें पैसा। तो जब क्रेडिटर्स हमें डिस्काउंट देते हैं वो हमारी इनकम होती है बेटा। तो डायरेक्टली आपने क्या करना होगा, क्रेडिटर्स की अमाउंट है इसमें 10,000, 10,000 का आपको 3% डिस्काउंट मिलने का चांस है। तो कितने रुपए का डिस्काउंट हो जाएगा हमारा, ये 300 रुपीज़ का। इस 300 को रीवैल्यूएशन अकाउंट के आप क्रेडिट में शो कर दोगे, क्योंकि ये हमारी इनकम है और इनकम का नाम है प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स।
ये हमारी इनकम है बेटा 300 रुपीज़ की। अब एक बार और ये 300 आपके बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स में से लेस करके दिखाए जाएंगे। क्रेडिटर्स हमारे 10,000 के हैं, 10,000 पे में से लेस करके दिखाना, ये प्रोविज़न 300 रुपीज़ का, और 9700 के आपके नेट क्रेडिटर लायबिलिटी साइड में शो कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस एडजस्टमेंट में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो हमने डिस्कस कर लिया बेटा। और इस क्वेश्चन में एक और एडजस्टमेंट है जो जिसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, वो क्या है जरा देखो। वो कहता है आउट ऑफ द इंश्योरेंस विच वॉज एंटायरली डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बी कैरी फॉरवर्ड एज अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। समझ लीजिएगा क्या कहना चाहता है कि हमारा एक इंश्योरेंस का खर्च हुआ अभी लास्ट ईयर, जितने का भी हुआ हमें नहीं पता कितने रुपए का हुआ अमाउंट, लेकिन वो कहता है देखो ये सारा का सारा इंश्योरेंस का जो भी खर्च होता है, आप एंट्री क्या करते हो, इंश्योरेंस टू बैंक करते हो एंट्री, और बाद में ये इंश्योरेंस आपका चला जाता है प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, क्योंकि सभी एक्सपेंसेस आप वहां दिखाते हो, ऐसा करते हो। तो ये इसका मतलब कहाँ चला गया, आपका प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया टू इंश्योरेंस। कितना रुपया सर, पता नहीं कितना रुपया, टोटल अमाउंट उसने नहीं बताई, लेकिन हम लॉजिक समझ सकते हैं यहाँ से भी। इसने कहा कि जो यहाँ अमाउंट गई है, जो भी गई होगी, उसमें से 870 अनएक्सपायर्ड है। अनएक्सपायर्ड का मतलब है नेक्स्ट ईयर के लिए है, प्रीपेड है बेटा। अनएक्सपायर्ड का मतलब क्या होता है, प्रीपेड एक्सपेंस होता है, एडवांस पेमेंट कर दी। अनएक्सपायर्ड अभी आपको उसका बेनिफिट मिला नहीं है, एक्सपायर नहीं हुआ, अभी भी उसकी वैलिडिटी रहती है। तो ये रुपया आपका क्या हो जाएगा बेटा, अगले साल का हो जाएगा, लेकिन आपने उसको खर्च मान लिया पिछले साल का। तो यहां जो पैसा गया आपके खर्चे में वो ज़्यादा दिखा दिया आपने, तो आपको बेटा 870 रुपये खर्चे में से हटाने हैं। खर्चे में से हटाने का मतलब है बेनिफिट है, खर्चे कम होंगे तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो यहाँ से 870 रुपये को हटाना है आपने। हटाने का नाम क्या रखोगे, प्रीपेड एक्सपेंस या अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस नाम रखोगे आप इसका। तो अनएक्सपायर्ड जब इसका नाम रखोगे आप, इट मीन हो जाएगा बेटा ये आपका प्रीपेड एक्सपेंस है, बेनिफिट है आपका। और एंट्री देखो क्या बनाओगे बेटा, इसको आप इस 870 रुपये को रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर क्रेडिट में शो किया जाएगा। अब रीजन क्या बताया मैंने इसका, एक्सपेंसेस कम जितने होंगे प्रॉफिट आपका बढ़ेगा, तो ये आपका प्रॉफिट का पार्ट है बेटा 870 रुपये। अगले साल खर्चे में आ जाएगा ये, तो इसका नाम प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से रख देना बेटा। अनएक्सपायर्ड मतलब प्रीपेड, प्रीपेड इंश्योरेंस है, ठीक है। तो कोई भी हम एक्स्ट्रा खर्च दिखाएंगे तो उसको आपको कम करना पड़ेगा। यहाँ हमने गलती से बाय मिस्टेक हमसे हुआ ऐसा कि हमने सारा का सारा पैसा प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया, जो कि गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि 870 तो अनएक्सपायर्ड है, अगले साल का है, तो अगले साल के खर्चे में दिखाएंगे। इस साल आपको उसको कम करना पड़ेगा, कम करोगे तो आपकी इनकम ज़्यादा हो जाएगी बेटा 870 रुपये से। तो ज़्यादा होगी तो हमने इसको प्रॉफिट मान लिया, अब ये प्रॉफिट पार्टनर्स को मिल जाएगा, सीधी सी बात है। चलिए, तो आपको इसमें दिक्कत आ सकती थी, ये हमने डिस्कस कर लिया। एक और पॉइंट है इसका जिसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो सारे प्रॉब्लम्स हम आज डिस्कस कर लेंगे। तो क्या दिक्कत आ सकती है आपको वो भी देख लीजिएगा आप। वो कहते हैं इन्वेस्टमेंट का रिवैल्यूएशन हुआ 16,000, ये पहले भी आ चुका है पॉइंट वैसे तो। बैलेंस शीट के अंदर इन्वेस्टमेंट है 20,000 की, यानी कि बुक वैल्यू 20,000 की है, और रीवैल्यूएशन वैल्यू 16,000 की है। पहले से वैल्यू सर कम हो गई,
कम हो गई तो सर लॉस हो गया, बिल्कुल। एक तो ये लॉस हो गया आपको। लॉस की एंट्री सर रिवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल सही है बेटा, रिवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट। रिवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट सर कितने रुपए की? सर 4,000 रुपये की, बिल्कुल सही है एक एंट्री तो। और दूसरे इसी में आगे बोलता है हाफ ऑफ दीज इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय बी। पार्टनर बी है और उसने ये आधी इन्वेस्टमेंट ले ली। मीन्स क्या हुआ बेटा? आधी इन्वेस्टमेंट लिए तो 16 का आधा करो, क्योंकि रीवैल्यूएशन है इसकी 8,000, आधी वैल्यू लेगा वो इसमें से, यानी कि 4,000 की इन्वेस्टमेंट ले लेगा वो, सॉरी 8,000 की। तो एसेट्स लेने से कैपिटल सर कम होती है, बिल्कुल, एसेट्स लेने से कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी बेटा। तो एंट्री क्या बनाओगे? किसने लिए सर? बी ने, तो लिखो बीज कैपिटल। बीज कैपिटल को आप कर दोगे डेबिट और टू कर दोगे इन्वेस्टमेंट। फिर एक बच्चे ने कहा सर अभी तो हमारे पास 8,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट पेंडिंग है। हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल 8,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट पेंडिंग है हमारे पास। और सर फिर उसको तो बैलेंस शीट में दिखाएंगे, बिल्कुल बेटा, उसको हम बैलेंस शीट के अंदर भी शो करेंगे। तो बैलेंस शीट में एसेट्स में 16 में से 8 की इन्वेस्टमेंट बी ले गया और बाकी इन्वेस्टमेंट हमारे पास यहाँ पड़ी है, तो वो हम यहाँ पर 8,000 की इन्वेस्टमेंट आज भी बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो आप इन दोनों की कंबाइन एंट्री बना सकते थे बेटा, रिवैल्यूएशन डेबिट, बीज कैपिटल डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। ये एक एंट्री भी, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट दोनों में कॉमन है, तो एक एंट्री भी आप यहाँ पर कर सकते थे। तो ये इस क्वेश्चन की एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो चलिए, और इस क्वेश्चन में एक पॉइंट और भी है, वो और बता देता हूँ आपको। इस क्वेश्चन के अंदर दो ही पार्टनर है, सिर्फ दो, ए और बी। एक छोड़ के चला गया फर्म को, तो अब पार्टनरशिप तो खत्म हो गई। पार्टनर रहा कौन? अगर इसमें छोड़ के जाता है बी तो ए रह गया। तो सारी चीज़ें किसकी हैं? बी की। गेन कौन करेगा? बी। गुडविल का पैसा कौन देगा? ए। सारा गेन सॉरी ए करेगा, क्योंकि बी तो छोड़ के चला गया, बी सैक्रिफाइस करेगा। गुडविल देने के लिए कौन पार्टनर बचा? बी के जाने के बाद सारा पैसा कौन रखेगा? ए रखेगा। तो गेन किसने किया? ए ने। गुडविल कौन देगा? सर ए देगा, बिल्कुल ए देगा। तो वो सारी एडजस्टमेंट आपने सेम तरीके से करनी है। और जो पॉइंट इसमें जो एक्स्ट्रा रहेगा आपके लिए, वो अब मैं पढ़ूंगा आपके लिए। बी जाएगा, जाने वाले पार्टनर्स का सेटलमेंट करना जरूरी है। या तो पैसा दे दो उसको, पैसा नहीं दोगे तो लोन में डालना पड़ेगा। कुछ दे दिया, कुछ नहीं दिया, जो दे दिया बैंक के थ्रू दिखा दो, और जो नहीं दिया उसको आप लोन में ट्रांसफर कर दो। यही आपने लॉजिक पढ़ा हुआ है। तो इस क्वेश्चन में वो क्या कहता है? इस क्वेश्चन में उसने कहा बी वॉज पेड इन फुल। बी को पूरी पेमेंट करनी है, जितना भी हिसाब किताब बनेगा कैपिटल अकाउंट बता देगा कितना रुपए हमने बी को देना है बेटा। तो जितना पैसा हम बी को पे करेंगे, ए ने वो पैसे का अरेंज कहाँ से किया? तो मैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी का हिसाब बताता हूँ आपको। बी का टोटल हिसाब किताब बनता है इसके अंदर 52,000। बी जो जा रहा है उसका टोटल बैलेंस सीडी आएगा कैपिटल का 52,000। तो कहता है कि ए बोरो द नेसेसरी मनी फ्रॉम द, सॉरी इससे पहले एक हाँ ठीक है, यही है, फ्रॉम द बैंक ऑन द सिक्योरिटी ऑफ प्लांट एंड स्टॉक टू पे ऑफ बी। क्या कहता है? दोबारा पढ़ दो लाइन। वो कहता है ए ने पैसा बोरो किया, उधार लिया। कहाँ से लिया? बैंक से लिया। लोन तो मोस्टली बैंक देते हैं। तो बी को पेमेंट देने के लिए ए बैंक के पास गया, बैंक के पास गया तो बैंक वालों से उसने उधार मांगा पैसा, मुझे मनी उधार दे दो।
बोरो कर रहा है। लेकिन वर्ड पता क्या यूज किया इसने, वर्ड यूज किया इसने नेसेसरी। नेसेसरी का मीनिंग क्या है, यही समझना है यहाँ। नेसेसरी का मतलब क्या होता है बेटा, रिक्वायर्ड, नीड, जितनी जरूरत है उतना पैसा। सर जरूरत तो फिर 52,000 रुपये की है, नहीं बेटा, आपने किसी को 52,000 रुपीज देने हैं और मैंने कहा कि आपकी जेब में 10,000 रुपीज पड़े हैं, तो आपको उधार रुपए कितने लेने पड़ेंगे इसको पेमेंट करने के लिए। सर 52 देने हैं, 10 मेरे पास पड़े हैं, तो मैं उधार लूँगा 42,000 रुपये की। सही है, बिल्कुल 42,000 की उधार लोगे। नेसेसरी वर्ड जो यूज़ कर रहा है उसने इस क्वेश्चन में आप लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। तो बेटा अब आपको देखना पड़ेगा कि आपकी पॉकेट में कितना रुपया पड़ा है, बाकी का पैसा आपको लोन लेना पड़ेगा। आपकी पॉकेट का मतलब बैलेंस शीट। तो देखिएगा बैलेंस शीट में कितना कैश आपके पास पड़ा है बेटा। तो आपके पास बैलेंस शीट मैंने ओपन करी, बैलेंस शीट के अंदर 5,000 रुपये पड़े हैं, एक ही पॉकेट में 5,000 रुपये पड़े हैं। तो बेटा लोन लेने की नीड कितने रुपए की है, सर 47,000 का लोन ले लेंगे हम। बिल्कुल बेटा 47,000 रुपये का आपको क्या लेना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा उसको पूरी पेमेंट करने के लिए। अगर हम उसको 5,000 रुपये ही देते तो 47,000 रुपये बी के लोन में डाल देते, लेकिन उसने कहा कि बी को तो पूरी पेमेंट देनी है, हमने कहीं और से लोन लेना है। कहाँ से लेना है, बैंक से लेना है। तो सर बैंक से लोन लेंगे तो लायबिलिटीज बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी बेटा। जब आप बैलेंस शीट बनाओगे ना तो बैलेंस शीट के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, लायबिलिटी साइड के अंदर दिखाना पड़ेगा बैंक लोन। कितने रुपए का, 47,000 रुपीज का। और 47 का क्यों, क्योंकि नेसेसरी वर्ड यूज कर दिया उसने, जितनी जरूरत है उतना ही लोन लेना है। तो जरूरत का कैसे पता लगेगा, जितनी पेमेंट करनी है, कितना कैश हमारे पास पड़ा है, बाकी का आपको लोन उठाना पड़ेगा। ये बैंक ओवरड्राफ्ट यूज भी कर सकता है कि मेक अ बैंक ड्राफ्ट ओवरड्राफ्ट फॉर पेमेंट ऑफ बी, बी की पेमेंट के लिए बैंक ओवरड्राफ्ट करना है। तो बेटा यहाँ बैंक लोन की जगह बैंक ओवरड्राफ्ट लिख देंगे हम। तो पॉइंट होप्स हो गया आपको समझ में आ गया होगा। ये ना आए तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं दोबारा ये पॉइंट आपको समझा दूंगा। सिंपल है वैसे तो नेसेसरी वर्ड यूज़ किया, 52,000 रुपये हमने देने हैं, 5 हमारे पास पड़े हैं, 47 की ज़रूरत है, तो 47,000 रुपये का लोन ले लो। अब आपने बी को पूरी पेमेंट करनी है बेटा। तो टू कैश 5,000 कैश में पड़ा है वो लिख देंगे कैपिटल अकाउंट के डेबिट में, और टू बैंक क्योंकि बैंक में पैसा डिपॉजिट हो गया, बैंक लोन लेने की एंट्री याद है आपको क्या होती है, बैंक टू बैंक लोन बेटा। क्या होती है, बैंक डेबिट टू बैंक लोन, ये बैंक से लोन लेने की एंट्री होती है। तो बैंक लोन बन जाएगा हमारी लायबिलिटीज। कब तक, सर जब तक पे नहीं कर देंगे। यस, जब तक हम पे नहीं कर देंगे तो ये हमारी बैलेंस शीट के अंदर रहेगा बेटा। ठीक है, चलिए ये था पॉइंट। इस पॉइंट में आपको प्रॉब्लम आ सकती थी तो मैंने ये आपको सोल्व करवा दिया बेटा। तो इसके बाद किस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ सकती है वो भी ले लेते हैं। इसके बाद आपको जिस टॉपिक में प्रॉब्लम आ सकती है और वो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखता हूँ नेक्स्ट पॉइंट। तो आप यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ पर देखोगे आप कि बी को टू कैश और टू बैंक के नाम से पेमेंट करी हुई है कैपिटल अकाउंट के अंदर। चलिए तो आप बताओगे मुझे, स्टॉक इज ओवर वैल्यू बाय 20,000, स्टॉक का वैल्यूएशन ज़्यादा किया हुआ है, सर कम कर दो। ओवर वैल्यूएशन है किस चीज़ का, तो आपको उसको रिड्यूस करना है बेटा। वो एसेट्स का भी हो सकता है, वो लायबिलिटीज़ का भी हो सकता है। अगर ओवर वैल्यू है यू हैव टू रिड्यूस, तो एंट्री बनेगी एसेट्स को ओवर वैल्यू पे दिखा रखा है, स्टॉक को कम करना पड़ेगा।
लॉस होगा आपको, रिवैल्यूएशन टू स्टॉक एंट्री बन जाएगी। और लैंड बिल्डिंग अंडर वैल्यू बाय 1 लाख, लैंड बिल्डिंग को अंडर वैल्यू दिखाया हुआ है, कम दिखाया हुआ है 1 लाख से, तो 1 लाख से उसको बढ़ाना पड़ेगा, फायदा हो जाएगा। लैंड बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन एंट्री बन जाएगी बेटा आपकी। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी इंक्रीज टू 30,000, प्रोविजन बना हुआ है 25 का, बढ़ाकर उसको लेके आना है 30,000 तक, टू लिखा हुआ है, इंक्रीज टू, क्या लिखता है, इंक्रीज टू ₹30,000। पहले से कितना अवेलेबल है 25, चाहिए कितना 30, कितना कम रह गया 5, तो 5 का प्रोविजन और बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर वो लिख देता इंक्रीज टू की जगह इंक्रीज बाय, फिर आपको 30,000 रुपये का प्रोविजन और बनाना पड़ता, क्योंकि बाय का मतलब उतने रुपए से प्रोविजन बनाना है आपने। तो यहाँ पर आप सिर्फ 5,000 का प्रोविजन बनाओगे, रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये एंट्री बन जाएगी। तो एक एंट्री और है जिसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है, वो है अ कंप्यूटर परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2010। 2010 के अंदर हमने एक कंप्यूटर खरीदा था और अभी चल रहा है 2011, यानी 1 साल पहले की बात है, 6 महीने पहले की बात है। और डेबिट टू ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस मानकर आपने डेबिट कर दिया होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। ऑफिस के खर्चे कहाँ दिखाते हो सर P&L में, जी हाँ, तो आपने ये था तो कंप्यूटर था, थी तो हमारी एसेट्स, डाल दी कहाँ पर, ये डाल दिया अपने एक्सपेंसेस में, तो वहाँ गलत चली गई है, वहाँ से आपको निकालना होगा, इसको प्रॉफिट एज्यूम करना होगा। इज टू बी ब्रॉट इनटू द अकाउंट्स चार्जिंग डेप्रिसिएशन 20% पर एनम। तो पहले तो आपको ये पता लगाना पड़ेगा, गलती आपको पता कब लगी, आपने इसको खरीदा है 1 अक्टूबर 2010 में, 1 अक्टूबर 2010 में आपने इसको खरीदा था। कितने रुपए का खरीदा था, 50,000 का खरीदा था। आपको मिस्टेक कब पता लगी, आप चेंज कब कर रहे हो, 31 मार्च 2011 को, यानी कि आफ्टर 6 मंथ ही आपको इस गलती का पता लग गया, ठीक है। अब जब हमने इस 50 को ऑफिस एक्सपेंस माना होगा, तो इसको हमने डेबिट कर दिया होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करने का इफेक्ट ये आएगा, उस साल का प्रॉफिट आपका रिड्यूस हो गया होगा, प्रॉफिट क्या हो गया होगा, कम, रिड्यूस, प्रॉफिट हो गया रिड्यूस आपका, कितने से, 50 से, गलत, प्रॉफिट रिड्यूस हुआ। तो आपको ये 50,000 रुपये का प्रॉफिट वापस इंक्रीज करना पड़ेगा, कंप्यूटर को एसेट्स बनाना पड़ेगा, एंट्री बन जाएगी आपकी कंप्यूटर टू रिवैल्यूएशन, कितने रुपए की, 50 की। लेकिन नहीं बेटा, आपने इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी लगाना है, आपने इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी लगाना है 20%, लेकिन डेप्रिसिएशन लगता है टाइम के अकॉर्डिंग, तो डेप्रिसिएशन लगेगा सिर्फ 6 महीने का इसके ऊपर बेटा, अक्टूबर से 31 मार्च तक का। तो आप 50,000 का 20% करोगे और 6 मंथ का करोगे, तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन हो जाएगा हमारे पास 5,000। अल्टीमेटली 31 मार्च को इस कंप्यूटर की वैल्यू कितनी रह गई, 45,000 इसकी वैल्यू है, तो 45 से आप कंप्यूटर को रिकॉर्ड कर दोगे बेटा। दोबारा सुनो, गलती से एसेट्स कहाँ चली गई, आपके P&L में, तो आपको अब चाहिए गलती को ठीक करो। गलती को ठीक करने का तरीका क्या रहेगा, आज के दिन आप देख लो कंप्यूटर की वैल्यू क्या है। सर कंप्यूटर 50 का लेके आए थे, 5,000 डेप्रिसिएशन लग गया, आज उसकी वैल्यू 45,000 से रिकॉर्डिंग कर दो कंप्यूटर्स की, और कुछ करने की ज़रूरत आपको नहीं है। सर पहले प्रॉफिट कम हो गया था पार्टनर्स का, वो अब मिल जाएगा ना उनको ये 45,
रिवैल्यूएशन में जाएगा ये 45 क्रेडिट साइड के अंदर। ये मिलेगा किसको? पार्टनर्स को ही तो मिलेगा ये पैसा। तो बेटा ये आप डायरेक्ट 45,000 की एंट्री रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में कर देना बाय कंप्यूटर के नाम से। तो बेटा ये आपको प्रॉब्लम आ सकती थी, ये मैंने आपको करवा दी। बाकी और प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे बेटा। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। ओके बेटा।